कंप्लीट हो जाती है। और कल ये क्वेश्चन जो है अपन गलत पढ़ रहे थे, इसलिए गलत आंसर आ रहा था, तभी मैं देखा इसका गलत आंसर क्यों आ रहा है। देखो ध्यान से देखो, 9 उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से एक विद्यार्थी 5 पाठ्यक्रमों का चयन कितने प्रकार से कर सकता है। सोचा अगर इतना ही क्वेश्चन होता तो 9C5 करते अपन, परंतु इसने आगे एक इन्फॉर्मेशन दिया, यदि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य हो, 2 नंबर नहीं, 2 मतलब इसमें से ये कंफर्म हो गया कि वो 2 तो लेना ही है, 2 तो सब लेंगे। जैसे मान लो हिंदी इंग्लिश जैसे कंपलसरी होता है, वो सबको लेना ही पड़ता है, चाहे वो साइंस ले, कॉमर्स ले, कोई भी ले। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि 2 का चयन हो चुका है, अब बचेंगे कितने? 7 में से कितने चूज करने हैं? 3। तो 7C3 करोगे तो कितना आ जाएगा? 7 फैक्टोरियल, 7 माइनस 3 करोगे तो 4 फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल। इसको ओपन करो, 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 को ओपन कर लो, 3 × 2 × 1, 3 दूना 6, ये कट गया, 7 पंजे 35 आंसर आ गया। कल अपन गलती क्या कर रहे थे, इसको 1 मान रहे थे तो वो गलती हो रहा था। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से देखना, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, अपन कर लेते हैं। देखो, इन्वर्ट शब्द के अक्षरों से अर्थपूर्ण या अर्थहीन प्रत्येक 3 स्वरों तथा 2 व्यंजनों वाले कितने शब्दों की रचना की जा सकती है। तो पहले तो इसमें वॉवल्स कितने होते हैं वो सब छाटेंगे। देखो, तो मैंने बताया था स्वर क्या होता है, A, I, O, U। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, एक तो आई है, ठीक है, और ओ है, यू है, ई है, यू है, री है, तो मतलब 4 तो स्वर है। तो टोटल कितने हैं ये? 3 3 6 2 8, तो 4 ही वो क्या है, व्यंजन है। ठीक है, अब अपने क्या बोल रहा है कि इन्होंने शब्द अक्षरों से अर्थपूर्ण अर्थहीन प्रत्येक 3 स्वरों तथा 2 व्यंजन वाले कितने शब्दों की रचना की जाए। तो स्वर कितने लेने हैं अपने को? 4 में से 3 लेने हैं। ठीक है, और इनटू व्यंजन कितने लेने हैं? 2। तो कितने में से? 4 में से 2 बना दो, इसे टोटल कितने बन जाएंगे? 24। ठीक है, इन दोनों से तो ये बनेंगे। देखो, 4 में से 3 स्वरों चयन करने का ये तो तरीका हो गया, 2 में से चयन करने का तरीका, और 3 स्वरों 2 व्यंजन संचयों की संख्या कितनी होगी? 24 हो गई। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है, अब इन 24 संचयों में से प्रत्येक में 5 अक्षर है। ठीक है, हाँ, 3 2 5 अक्षर है, जिन्हें परस्पर एक दूसरे के साथ 5 प्रकार से विन्यासित किया जा सकता है। मतलब 5 सीक्वेंस तरीके जमाया जा सकता है ना, इनको ध्यान से देखो, मतलब वही तरीका हो गया। 5 शब्द चुन लिया अपन ने, ठीक है, मतलब ये 24 शब्द तो आएंगे ही। ठीक है, परंतु इनको कितने तरीके से अरेंजमेंट किया जा सकता है? 5, देखो यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे 4 आ सकते हैं, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो वही 5 × 4 × 3 × 2 × 24, क्योंकि ये 24 है वर्ड है जिनको इधर उधर कहीं पे भी अपन जमा सकते हैं। तो ये टोटल आंसर ये आएगा। देखो, है थोड़ा टफ ये क्वेश्चन, मतलब फिर भी सीख लेते हैं, क्योंकि देखो ना, इस टाइप का पेशेंट क्वेश्चन पूछा है, इसीलिए मैं थोड़ा करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन। ये तो कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे पर्सनवाली का नहीं है ये क्वेश्चन, पर ठीक है, पर मेरा मानना चाहिए कर लेना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखो, देखो किसी समूह में 4 लड़कियां और 7 लड़कियां, तो टोटल कितने होंगे? 11। ठीक है, इनमें से 5 सदस्यों की टीम चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है। अब देखो, अगर इतना ही बोलता तो अपन डायरेक्ट कहते हैं 11C5, परंतु यहाँ पे कुछ कंडीशन दे दी उसने। एक भी लड़की नहीं, पहली कंडीशन जब एक भी लड़की नहीं हो तो सभी सी बात है कितनी लड़कियां थी? यहाँ पे 4 लड़कियां, तो कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, तो 7 लड़कों में से अपने को 5 चुनना है, तो डायरेक्ट 21 आ जाता। ठीक है, आंसर आ गया पहले का 7C5। ठीक है, पर अगला बोला कम से कम एक लड़का अथवा एक लड़की हो। कम से कम एक लड़का एक लड़की होनी चाहिए। तो अब ध्यान से देखना, मुझे कम से कम एक लड़का चाहिए और कम से कम एक लड़की जरूर चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, स्वाभाविक सी बात है कि जैसे 5 सदस्यों की टीम बनानी है मुझे, तो मान लो कि सबसे पहले मैं क्या चुन लूँगा, तो इसमें प्लस लगेगा, याद रख लेना। 7 लड़कों में से पहले मान लो मैंने एक लड़की चुन लिया, ठीक है, इंटू मान लो कि अब मुझे 4 लड़कियों में से अब 4 को ही लेना पड़ेगा, तब कोई टीम बनेगी। तो ये कंडीशन लागू करते हो जब देखो एक लड़का हो 4 लड़कियाँ, फिर 2 लड़के 3 लड़कियाँ, 3 लड़के 2 लड़कियाँ और 4 लड़के 1 लड़की, तो इस तरीके से बनेगा जैसे अपन ये बनाए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में इनका टोटल करना पड़ेगा। तो ये देखो टोटल कर दिया, तो ये चीज़ याद रखना, कैलकुलेशन करने से मतलब कर लेना आप, और मैं बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट सीखो बस। अब तीसरा क्या बोल रहा है, कम से कम 3 लड़कियाँ हो, कम से कम 3 लड़कियाँ होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि अपने को 4 में से 3 लड़कियाँ तो चुननी ही है। अब हो सकता है देखो, अब सभी सी बात है 5 लोगों ही चुनना, तो अपने को 7 में से 2 लड़के चुनने ही पड़ेंगे। ठीक है, फिर अगला केस क्या बनेगा, प्लस बनेगा, 4 में से
4 लड़कियां भी चुन सकते हैं, क्योंकि कम से कम तो 3 चुनना है, और ज़्यादा कितनी भी चुन सकते हैं अपन, इंटू 7 में से अब यहाँ पे 1 चुनना पड़ेगा। तो ये 2 ही केस बनेंगे इसमें, ठीक है। 3 लड़कियां या 2 लड़के, 4 लड़कियां 1 लड़का, बस खत्म। तो जो मैंने बोला था, और इनको जोड़ दोगे तो ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? देखो इजी है, अगर आपने पहले वो सारी चारों प्रश्न वाले अपने जो किया है 6.1 6.2 ये, पर मैं फिर बता रहा हूँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इसीलिए ये क्वेश्चन करवा भी रहा हूँ मैं। चलो आगे देखो। अगेन शब्द के अक्षरों से बनने वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब याद करो, मैंने कल बताया भी था कितने शब्द है, 1 2 3 4 5, तो 5 फैक्टोरियल। अगर जो रिपीट होता है उसको डिवाइड करते हैं, देखो ये 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 × 4 × 3, 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 फैक्टोरियल से 5 को 20 20 60, तो 60 शब्द बन सकते हैं ऐसे। परंतु आगे इसने कुछ कंडीशन दिया है, ये तो ये पहले का आंसर हो गया। यदि इन शब्दों को इस प्रकार लिखा जाए कि जिस प्रकार किसी शब्दकोश में लिखा जाता है, तो 50वां शब्द क्या है? समझ रहे हो मतलब कि, मतलब जैसे कि अब ये 60 शब्द बन सकते हैं टोटल, अब इनको एक सीक्वेंस में तुम्हें जमाना है, तो ये पूछ रहा है कि 50वां शब्द कौन सा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब थोड़ा देखो समझो, ये अच्छा क्वेश्चन है। शब्द के अक्षरों से बनने वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इससे बनेंगे 60, इसलिए शब्दों की अभ्यस्त संख्या होगी 60। ऐसे मतलब ऐसे बनेंगे 60। जैसे याद करो, जैसे मान लो ए को फिक्स कर दिया, फिर JAIN कर दे, फिर इसको यहाँ पे पलटते रहे, तो ऐसे 60 शब्द बनेंगे। तो ये बोला कि 50वां शब्द क्या होगा, ठीक है। तो अब सोचो कि 50वां शब्द, और इसको शब्दकोश के तरीकों से लिखा जाए, मतलब सबसे पहले क्या आएगा, देखो ध्यान समझो, ये बहुत टफ क्वेश्चन है, पर फिर भी देखो ए, फिर क्या आता है, BCDEFGH आई आता है, फिर J आता है, और फिर N आएगा। ऐसे आपको जमाते जाना है, ठीक है। और इसी जो अल्फ़ाबेट ऑर्डर है उसी में होना चाहिए। और वो बोल रहा है कि 50वां शब्द क्या होगा। अगर ये एग्जाम में पूछ दिया जाए तो वेरी टफ क्वेश्चन, मतलब, ठीक है। अब देखते हैं, अपन सीखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे ये तो निकाल लिया था अपने, 60 शब्द बनेंगे। ऐसे प्रारंभ होने वाले शब्दों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम ए को सबसे बाह्य स्थान पर स्थिर कर देते हैं। मतलब सबाई सी बात है, देखो टोटल 5 है, तो यहाँ पे ए को फिक्स कर दिया, और फिर शेष 4 भिन्न अक्षरों को एक समय में सभी को लेकर पुनः विन्यासित करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा, फिर आई आएगा, फिर J आएगा, और N आएगा। इन विन्यासों की संख्या उतनी है जितनी 4 विभिन्न वस्तुओं से एक समय में सभी को लेकर बनने वाले क्रमचय की संख्या है। अतः ऐसे प्रारंभ होने वाले शब्दों की संख्या 4 फैक्टोरियल होगी। सभी सी बात है, यहाँ पे कितना पॉसिबिलिटी है, 4, यहाँ पे 3 × 2 × 1, तो 24 आ जाएंगे। 24 अक्षर तो ऐसे वाले बन जाएंगे। फिर अपन शुरू करेंगे जी से प्रारंभ होने वाले शब्दों की संख्या। तो जी से प्रारंभ जब हो जाएगा यहाँ से, मतलब जी, फिर यहाँ पे से वही वापस से 4 फैक्टोरियल, परंतु याद रखना कि 2 रिपीट होंगे। अब तो 2 रिपीट होंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगी। इससे कितने बनेंगे, 12, तो 14 12 कितने हो गए, 36 हो गए। अब उसके बाद में आपको किससे शुरू करना पड़ेगा, आई से प्रारंभ होने वाले। तो वही सेम चीज़, आई से प्रारंभ करोगे तो फिर वही है, 4 फैक्टोरियल है, फिर वापस से 2 फैक्टोरियल डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि 2 बार ये रिपीट हो रहा है। तो 12 फिर इसके आएंगे, तो ये 48 शब्द हो गए, ठीक है। अब सोचो आई से के बाद में किससे शुरू होगा, एन से शुरू होगा, और एन से शुरू होने वाला शब्द होगा 49 वाला। तो NAAAGI, ठीक है। तो 50वां कौन सा बनेगा, सब एक सी बात है, NANA। अब यहाँ पे ये आ जाएगा और ये हो जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर ऐसा यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लिया ना, मतलब समझ लो डिफिकल्ट, पर मेरा माना कि इस एग्जाम्पल को तुम देख के समझ सकते हो। चलो आ जाओ, अब देखो इस टाइप की यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। देखो कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख से बड़ी कितनी संख्याएं बन सकती है। अब देखो सबाई बात, पहले तो देखो कितने अंक, 3 3 6 7, तो 7 अपने ब्रैकेट बनाओ। अब देखो 10 लाख से बड़ी चाहिए, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे तो अपने को 1 आ जाए, ठीक है। यहाँ तो 1 चाहिए अपने को। यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, अगर 10 लाख से बड़ी अपने को बनाने, 1 भी आ सकता है यहाँ पे, पर 0 कभी नहीं आएगा।
ठीक है। और क्या क्या आ सकता है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ये कोई भी आ सकते हैं, ठीक है। अब जो टोटल 7 अंक है, अब यहाँ पे भी कोई ना कोई 6 आ सकते हैं, कोई भी, क्योंकि 0 भी आ सकता है यहाँ पे। और 1 मान लो यहाँ पे 1 रख दिया तो यहाँ पे फिर 6 बचेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे अपने पास क्या है, अपन क्या रिपीट करने को बोल रहा है, रिपीट करने को बोलेगा ही, सब ऐसी बात है। अब इसमें क्वेश्चन में अपने को दिया है ना, रिपीट करना है या नहीं करना है। रुको 1 मिनट, 3 3 6 1 7। अब स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पे तो जो भी होगा एक फिक्स होगा, उसके बाद में तो 5 4 3 × 2 मान लो रिपीट नहीं होता तो वैसे बनेगा। तो ये 6 फैक्टोरियल हो गया। मैं देखो यहाँ पे 2 रिपीट हो रहा है, ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट। तो मैंने जितनी बार बोला कि जितनी जो रिपीट होता है उसको डिवाइड कर देते हैं। तो इसको आप करोगे तो तब आ जाएगा 60, ठीक है। देखो 7 अंकीय संख्या है, प्रयोग किए जाने वाले अंकों की भी संख्या 7 है, इसलिए 7 अंकीय संख्या का गणना उत्तर में की जाएगी। इसलिए अतीत क्योंकि रचित संख्याओं को 1000 से बड़ा होना चाहिए, अतः इन संख्याओं को 1 2 4 से प्रारंभ होना चाहिए। ये बात भी सही है। तो 1 से प्रारंभ होने वाली संख्याओं कितनी होगी, 60, क्योंकि जब 1 को सबसे बाई स्थान पर स्थापित कर देते हैं तो फिर शेष अंक ये होते हैं, जिसमें 2 3 बार 4 आते हैं। तो ये कर दिया। अब मान लो 2 से प्रारंभ करोगे तो उसमें ये लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये कितनी संख्या होगी, 180। जब 4 से प्रारंभ करोगे तब 120 आएगी। तो ये होगी, अतः रचित संख्या का बीज संख्या होगी 360। अच्छा क्वेश्चन है। एक बार फिर से करेंगे। अरे देखो मैंने क्या बोला, देखो यहाँ पे स्वाभाविक सी बात है, 10 लाख से बड़ी संख्या बनानी है, तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, ये जरूर होनी चाहिए। अब पहला माना अपन यहाँ पे 1 रखे हैं, अब 1 रखने के बाद भी तो यहाँ पे कोई सी संख्या रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 संख्याएं बची है, तो ये क्या आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल हो जाएगा डायरेक्ट। पर यहाँ पे देखना पड़ेगा, इसके एक अपन यहाँ रख दें, इसके अलावा ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार, तो 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और ये 4 कितनी बार हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये आएगा। तो इससे लगभग कितनी संख्या आएगी, 60 आएगी। अब देखो, अब अपन शुरू करेंगे, यहाँ पे 1 की जगह मैं 2 रख रहा हूँ, अब मैं 2 रख दूंगा, 1 2 यूज हो गया मेरा। अब बची कितनी, 6 संख्या, 6 फैक्टोरियल। परंतु क्या अब 2 रिपीट हो रहा, नहीं, 4 2 बार, हाँ 2 2 बार रिपीट हो रहा, 2 फैक्टोरियल डिवाइड करेंगे, 4 2 बार रिपीट हो रहा, 2 फैक्टोरियल डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर वही सेम चीज़ जब मैं 4 से शुरू करूंगा यहाँ पे, तो देखो 4 से शुरू करूंगा तो 6 फैक्टोरियल तो ऊपर आएगा, ठीक है। परंतु यहाँ देखो क्या, अब 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार, तो इसे डिवाइड करोगे तो वो आ जाएगा। तो वही इन्होंने किया है, देखो जो अपन कर रहे थे अभी, ठीक है। एक तरीका ये भी है, मान लो 7 अंक के विन्यास, मान लो कि आपने मान लिया कि अब वहाँ 0 को अज्यूम करके चलते हैं, 3 3 6 7, ठीक। यहाँ पे कितने आ सकता है, 7 आ सकता है, यहाँ पे कितनी 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। सभी बात है 7 फैक्टोरियल आ जाए, जो रिपीट होता है उनसे डिवाइड कर देते हैं। तो ये टोटल संख्या 420 आती है, परंतु इसमें वो संख्या भी आ गई जो 0 से शुरू होती है। तो स्वाभाविक सी बात है, जो 0 से शुरू होती है उनको घटाने के लिए, तो 0 से शुरू होने वाली कितनी संख्या होगी, मान लो यहाँ पे 0 से शुरू हो गया, तो ये कितना बचा फिर, 6 फैक्टोरियल, ठीक है। जो रिपीट हो रहा है उनको डिवाइड करेंगे तो 60 आएगी वो संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है। तो इसमें से 60 घटा दोगे तब भी वही आंसर आएगा जो यहाँ पे आया है। तो ये चीज़ याद रखना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। ये 2 3 क्वेश्चन ऐसे हैं। अब देखो ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, और इसीलिए मैंने करवाया हूँ ये क्वेश्चन, इसीलिए करवा रहा हूँ थोड़ा। ये यूपीएससी ने डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा, यही उठा के जाके देखना PYQ में। देखो 5 लड़कियां हैं और 3 लड़कों एक पंक्ति में कितने प्रकार से बैठा सकते हैं, जब कोई भी 2 लड़के एक साथ नहीं बैठे। यही सेम क्वेश्चन है, यही डिक्टो सेम क्वेश्चन। अब देखो स्वाभाविक सी बात है, टोटल कितने लोग हैं, 8। तो 8 पहले से बनाते हैं अपन, ध्यान से समझना, ठीक। अब ये इसकी कंडीशन है कि 2 लड़के एक साथ नहीं बैठे, 2 लड़के। तो मान लो मैंने यहाँ पे गर्ल्स बैठा दिया, तो यहाँ बॉयज़ आएगा, यहाँ पे गर्ल्स, यहाँ पे बॉयज़, यहाँ पे गर्ल्स। परंतु बॉयज़ की संख्या कितनी है, 3, ठीक है, और लड़कियाँ है 5, ठीक है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें है वो नहीं दी है, और अपने पास टोटल है 8 स्थान। तो एक देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, गर्ल्स को यहाँ बैठा दूंगा, ठीक। अब मैं देखो बॉयज़ को यहाँ बैठाया, तो मुझे यहाँ पे गर्ल्स बैठानी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने बॉयज़ को बैठाया तो यहाँ गर्ल्स बैठानी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने बॉयज़ को बैठाया तो यहाँ गर्ल्स बैठाओगे तो वो कॉम्बिनेशन बिगड़ जाएगा। नहीं, परंतु यहाँ पे कोई वो अलग कंडीशन, जबकि कोई भी 2 लड़के एक साथ नहीं बैठते हो, गर्ल्स बैठ सकती है, 2 लड़के साथ नहीं बैठे। तो सोचो अब बॉयज़ को अपन किधर किधर इंटरचेंज कर सकते हैं।
अब देखो ध्यान से समझो, यही बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी ने डायरेक्ट पूछा भी है ये। ठीक है, अब देखो सबाई सी बात है, पहले अपन देखो गर्ल्स को कैसे मान लो, ये गर्ल्स होगी, ये गर्ल्स होगी, 3 4 और 5। यहाँ पे एक सॉरी, एक स्थान यहाँ पे खाली है, 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 एक स्थान यहाँ पे खाली है। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5, 5 पहले से है, जिसमें से अपने को 3 जगह अपने को लड़के को बैठाना है, 5 में से 3। ठीक है, देखो ये रहा, नहीं नहीं रुको 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 रुको, हम पहले 5 लड़कियों को बैठा देते हैं। ठीक है, ये बैठा दिए 1 2 3 4 5, इसे 5 फैक्टोरियल से कर सकते हैं। हाँ बात सही है, याद करो जब अपन अभी इसको इनको इन लड़कियों के इसको यहाँ पे भी, ये देखो यहाँ पे, ये देखो 5 स्थान है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मतलब यहाँ पे देखो 5 लड़कियाँ, तो यहाँ पे पाँचों पाँचों कोई भी आ सकती है। फिर एक यहाँ बैठा दिए तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 4। यहाँ पे 2 बैठ गए तो फिर यहाँ पे कितने, 3 2 1, तो ये तो हो गया 5 फैक्टोरियल। ठीक, इनटू, अब देखो ये स्थान है 6, अब इसमें से 6 में सॉरी 5 3 2 5, रुको 1 2, अरे इधर भी होगा ना, 1 2 3 4 5 6, 6 पहले से है अपने पास, और 6 में से 3 जगह लड़कों को बैठाना अपने को, तो 6 में से 3 स्थानों पर ये है ना। अब यहाँ पे है ना, कॉम्बिनेशन नहीं लगेगा, यहाँ पे परमुटेशन लगेगा, तो इसीलिए 6p3 वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। अतः गुणन सिद्धांत से इन तरीकों की कुल संख्या हो जाएगी, 6p3 करोगे तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। याद करो फॉर्मूला, NPR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल और r पे डायरेक्ट n माइनस आर होता है। हाँ, n माइनस आर होता है, और उसमें r फैक्टोरियल एक्स्ट्रा आता है NCR में। तो जब ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपका आंसर आएगा ये। और ये यूपीएससी ने, मैं पहले बता रहा हूँ, पूछा है। सेम क्वेश्चन पूछा, सेम, कुछ भी अंतर नहीं है, जाके देख लेना ये क्वेश्चन। दृष्टि आईएएस की क्विक बुक है ना सर, उसके लास्ट पेज में मैंने शायद देखा था, उसको एक बार अच्छे से करनी पड़ेगी। तो कर लेना, उसमें क्या है, उसके मैं सॉल्यूशन दे दूंगा आप लोगों को। अगर ये चैप्टर पढ़ लोगे ना, उसके बाद में उससे इससे हल्के क्वेश्चन दिए हैं वहाँ पे। और मेरा मानना है कि अगर इसको पढ़ लोगे तो उसका चैप्टर पढ़ने की जरूरत है नहीं। अगर ये चैप्टर को तुम अच्छे से कर लिया ना, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, मैं कितनी बात मैं बता रही चीज़, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए तो तुम लोगों को जरूरत ही नहीं है, पहली बात तो। और मैं फिर बता रहा हूँ ना कि दृष्टि को फॉलो नहीं करती यूपीएससी, तो ये चीज़ भी याद रखना। करो क्वेश्चन करो, पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन करो, और चौथा पांचवा छठा छठा करो फटाफट।
कर रहे हो क्वेश्चन यार? नहीं, अरे बोलो। सर मुझसे नहीं हुआ सर। क्यों नहीं हो रहे? ऐसे कैसे काम चलेगा? अभी जो करवाया वही क्वेश्चन तो है, जाके उस क्वेश्चन को देखो। देखो इधर फटाफट देखो। डॉक्टर है तो कितने शब्द है? 3। डॉटर है, डॉटर 3 3 6 8 है। वही वही सेम चीज़। ठीक है, तो वो सब एक सी बात है क्या कि कितने शब्द जाते पढ़ने? देखो यही सेम क्वेश्चन तो है। अब ये कराने की क्या ज़रूरत है? ये वाला क्वेश्चन देखो। ये सेम क्वेश्चन है, सेम। क्यों नहीं बन रहा? करो, तुम लोग ही करोगे ऐसे तो। तुम लोग इस चैप्टर में एक भी क्वेश्चन नहीं किए हो। ठीक है सर, इसका 360 आंसर आ रहा है। 360 नहीं, 3600 आएगा। हाँ सॉरी, 300, 3600। ठीक है, ये दोनों सेम क्वेश्चन वही है। ठीक है, ये अभी जो किए थे वही है, लड़कियों वाला। ये भी वही है। ये देखो 10 से विभाजित होने वाली संख्या है और बिना पूर्ति कितने 6 अंक की संख्या बनाई जा सकती है। तो वही सेम चीज़ें आप लोग करोगे ये क्वेश्चन। ये देखो, मैं फिर बताऊँ, डायरेक्ट यूपीएससी क्वेश्चन पूछा भी है। अब देखो सभी दो कितने, 2 4, तो ये 4 एक जगह आ जाएंगे। उसके अलावा जो बनेंगे वो फैक्टोरियल बन जाएगा। फिर इनको तरीका जमाने कितना होगा, उस तरीके से करना क्वेश्चन को। पर एस शब्द तो सेम ही रहेगा, तो इसका नहीं आएगा डायरेक्ट। फिर इसका देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल अपन कितने रिपीट हो रहे हैं? 1 2, और उसके बाद में क्या रिपीट हो रहा है? आई रिपीट हो रहा है 1 2 बार, एन रिपीट हो रहा है 2 बार। तो यहाँ पे दो बार जो रिपीट हो रहा है उसको डिवाइड कर दो। ठीक है, और करोगे तो आंसर आ जाएगा इसका। इसका 15,200 नहीं, 1,51,200 आएगा इसका आंसर। इसी तरीके से आएगा वो। ठीक है, करना है इस क्वेश्चनों को, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। उससे करोगे तभी समझ में आएगा ये क्वेश्चन। सर दूसरे वाले का 1440 आ रहा है। हाँ सही है। अब देखो, बना रही काजल, बना रही मतलब समझ रहे हो, तो इसका मतलब बनाओगे तो बन जाएंगे इस क्वेश्चन। ऐसे कुछ ही नहीं है। ठीक है, सही आया, 1440 ही आया है। ठीक है, कर लेना, बन जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार अच्छे से पढ़ोगे, पिछले एग्जाम्पल दिए हैं ना पीछे, उनको अच्छे से करना। अब देखो, अब कोई चैप्टर ऐसा बचा नहीं इम्पोर्टेंट, फिर भी एक बार फटाफट खोल के देख लेते हैं। अब देखो, ये चैप्टर कोई काम का नहीं है, क्योंकि इतना एडवांस यूपीएससी पूछता भी नहीं है, तो अपन का मतलब है नहीं। यूपीएससी पूछता है, थोड़ा हल्का पूछता है, ये नहीं पूछता। ठीक है, तो कोई ज़रूरत नहीं इसके, छोड़ो। 8वां चैप्टर देखो, अनुक्रम श्रेणी। अब देखो थोड़ा बहुत ये देख लो, थोड़ा सा ये चैप्टर को कर लेते हैं, एक बार रुक जाओ। क्योंकि ऐसे तो यूपीएससी ने एपी का ही क्वेश्चन पूछा है, पर फिर भी अगर जीपी का, अगर मान लो बाय द वे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो उसके लिए थोड़ा चैप्टर देख लेते हैं। पर मैं फिर बता रहा हूँ, वो छठा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से कर लेना।
तो इसका अपन डायरेक्ट इक्वेशन देखते हैं तो थोड़ा पता लगेगा। ये कोई काम का नहीं है अपना। जिस तरह की इक्वेशन पूछते हैं उसी पैटर्न में देखने का प्रयास करते हैं अपन। गुणोत्तर श्रेणी से यूपीएससी क्वेश्चन मतलब ऐसे पूछे नहीं है, अपन कभी पूछ सकते हैं अपन यार कोई जैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछे। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये पहला है, देखो ये गुणा में है, सब एक ही संख्या से गुणा हो रहा है। 2 इंटू ये देखो 2 कैसे आया, 2 इंटू 1 से आया। 4 कैसे आया, 2 इंटू 2 से आया। 8 किससे आया, 2 इंटू 3 से आया। तो बस ये सीक्वेंस पता करनी है। अब देखो इसमें कैसे हुआ है, अब देखो वो 1/9 है, फिर ये आए -1/27। तो ये समझ कितनी बार आया, -1/3 से गुणा करने पे आया, ठीक है। अब फिर अगला किससे आएगा, -1/3 से ही गुणा करने पे आएगा। तो ये चीज़ बस ये चीज़ पता होनी चाहिए, बस सिंपल सी बात। और वही सेम चीज़ें वही लगेगी सारी चीज़ें जो अपन उधर समांतर श्रेणी में किए थे। अब याद करो, देखो यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन पूछती है। तो देखो पहला कैसे आया 5 इंटू 1, फिर दूसरा कैसे आया 5 इंटू 5, फिर अगला कैसे आया। अब समझ बात है, मतलब 5 का मल्टीपल होता जा रहा है। पहले ही संख्या में 5 का मल्टीपल हुआ, ठीक है। फिर 25 आया, 25 में 5 से गुणा करो 125, 125 में 5 से गुणा करोगे तो इस तरीके से आएगा। तो ये तो ये तरीका हो गया। अब अपने फॉर्मूला यहाँ पे दिया रहता है, ध्यान से देखो। तो इसका फॉर्मूला है कि कौन सा पद अपने को ज्ञात करना है। अब जैसे मान लो 10वां पद ज्ञात करना था S10, ठीक है। रुको ये तो पदों का योग का फॉर्मूला होगा। हाँ, पदों का योग का फॉर्मूला है, अपने को चाहिए पद वाला, तो उसका फॉर्मूला रहता है ये वाला। जब गुणोत्तर श्रेणी में रहेगा तो वही याद रखना। यहाँ पे है एक फॉर्मूला, ये रहा। कौन सा पद चाहिए, तो याद रखना कि इसका फॉर्मूला होता है ये रहा, an बराबर an-1, यही है ना फॉर्मूला। सॉरी r आएगा, r। तो r क्या होता है यार, जो याद करो वहाँ पे सारा अंतर याद करते हैं। यहाँ पे रहेगा गुणन कौन सा, मल्टीपल कौन सा है। तो अपन ने देखा a तो ये मतलब प्रथम पद, r मतलब कितने मल्टीपल हो रहा है, सब में 5 का मल्टीपल हो रहा है। तो रखो यहाँ पे a 5 आ गया, r 5 आ गया, क्योंकि 5 से गुणा हो रहा है। कितना कौन सा पद चाहिए, 10वां चाहिए, 10-1। तो 5 इंटू 5 की पावर 9, 5 की पावर 9, तो ये एक पावर इधर जुड़ जाएगा, आधा समान इधर घाते जुड़ जाएगा, 5 की पावर 10। तो ये आंसर आएगा 5 की पावर 10। तो निकालोगे तो बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी। तो देखो ऐसे यूपीएससी ने इस टाइप का क्वेश्चन पूछा नहीं, पर मैं बता रहा हूँ थोड़ा बहुत आइडिया रखना बस। ऐसे कभी यूपीएससी ने पूछा नहीं है, पर क्या भरोसा पूछ ले। पर ऐसे 10th क्लास तक तो देखो एपी ही दिया हुआ है। और यूपीएससी का सिलेबस देखोगे तो 6 to 10th क्लास की ही बात की गई है एनसीईआरटी ने, मतलब 10th क्लास तक के लेवल का क्वेश्चन यूपीएससी सीसीईआरटी में पूछेगा। बाय द वे वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी पूछ रहा है, पर इसलिए कोई भरोसा नहीं है, पर थोड़ा बहुत ही आइडिया होना चाहिए बस। तो देखो पदों का योग का फॉर्मूला, तो बस ये दोनों फॉर्मूले ऐसे मेरे नोट्स में है, ठीक है, आपको वहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। तो गुणोत्तर श्रेणी है, तो ये अब देखो यहाँ पे पद के वही डायरेक्ट, तो यहाँ पे लिखो, देखो यहाँ पे ये रख दोगे, यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाओगे तो ये आ जाएगा। फिर इसको वो बनाना पड़ेगा कि 4 की पावर कितना है ये। अब देखो आधा करा होने पर समान घाते समान होती है, तो n-1 बराबर 8 करोगे तो n बराबर 9 आ जाएगा। तो 9वां पद है इसका मतलब, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे यूपीएससी कभी पूछा नहीं है। छोड़ो ये अपन करते हैं, इसका अगर कोई एप्लीकेशन दिया हो तो वो देखते हैं। रुको, ऐसे पहले एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते थे, छोड़ो, पर अपने काम के नहीं है। अब देखो ये थोड़ा इस टाइप का क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति की 10वीं पीढ़ी तक पूर्वजों की संख्या कितनी होगी, जबकि उसके 2 माता पिता है, 4 दादा दादी है। तो वही देखो 2, 4, 8 ऐसे बनते जा रहा है। तो सब बात है, a कितना हो गया, 2 हो गया, r कितना हो गया, 2 मल्टीपल होता जा रहा है, ठीक है। 10वीं पीढ़ी तक तो कितना चाहिए, n बराबर 10 हो गया। अब इनका योग पूछ रहा, तो ये फॉर्मूला लगा दो, ख़त्म बात। तो आंसर ये आ जाएगा। देखो ऐसा कोई यूपीएससी क्वेश्चन पूछा नहीं है, डायरेक्ट रुक जाओ। इस टाइप का एक आध क्वेश्चन पूछा था, परंतु वो
बहुत ईजी सा पूछा था, आप बना लोगे ऐसे कुछ, ऐसे स्पेसिफिक उसने ऐसा नहीं पूछा था कि इसका आप गुणोत्तर श्रेणी का आइडिया होगा तभी आप बना पाओगे, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो ऐसा छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, एक आध क्वेश्चन भी ऐसा आया नहीं है तो अपन बस एक थोड़ा बहुत वो है जो मेरा फॉर्मूला जो मेरी बुक में मिल जाएगा आपको। ठीक है, उसका घबराने की ज़रूरत नहीं है। 9 चैप्टर देखो, 9 चैप्टर मेरे अनुसार कोई काम का नहीं है, सरल रेखा है ये, ऐसा छोड़ो। जो डिस्टेंस 2 पॉइंट डिस्टेंस यूपीएससी ऐसा कभी पूछा नहीं है, ये एंगल वेंगल वाले में चले जाता है तो यूपीएससी ये नहीं पूछता, छोड़ो। तो ये कोई काम का अपने चैप्टर नहीं है। देखो फिर बताऊँ, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपन जो यूपीएससी पूछ रहा है सिलेबस का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर सभी पढ़ने लग जाओगे। शंकु परिचय ये छोड़ो, कोई काम का नहीं, ये तो दूर दूर का नामो निशानी नहीं है। थोड़ा बहुत एक प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर भी देखेंगे, पर उसमें देखें कितना लेवल का है, ये भी कोई काम का नहीं। ट्रिग्नोमेट्री अपना कोई काम का नहीं है, छोड़ो। इतना हाई लेवल का पूछने लगा तो बच्चे पास ही नहीं हो पाएंगे। सीमा या अवकलन अवकलन हो गया, छोड़ो, ये कोई काम का नहीं है। 12 संख्या की ये कोई काम का नहीं है। पहले को 2014-15 में एक बार क्वेश्चन पूछा था तो उसके लिए पागल नहीं होना अपने को। ये लास्ट चैप्टर है, थोड़ा ये देखेंगे, थोड़ा बहुत देखेंगे प्रोबेबिलिटी, इसको देख लेते हैं क्योंकि अपन पढ़े हैं प्रोबेबिलिटी को थोड़ा। और मैं माना है कि 10th लेवल की जो प्रोबेबिलिटी है वहीं से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेते, फिर भी 11th से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पूछा तो थोड़ा इस चैप्टर को पढ़ लेते, मैं 12th वाले चैप्टर की पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मैंने देखा है कि 12th वाले की जरूरत नहीं है। अब देखो चित्रों की संख्या ये सब अपन सीख चुके हैं डायरेक्ट, अब डायरेक्ट उस पर आओ, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखो किस प्रकार के दिए हैं, फिर उसके ऊपर देख रहे हैं। अब यहाँ देखो, एक पासा फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए। घटना एक अभाज्य संख्या प्राप्त होना, अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 2, 3, 5। अब देखो समय सी बात है, एक पासा फेंकने पर क्या क्या आ सकते हैं? एक आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 2, 3, 5। और एक अभाज्य संख्या प्राप्त होना कोई ऐसे, और घटना एक विषम संख्या प्राप्त होना, विषम संख्या 1, 3, 5। बी को निरूपित किया जाता है, ये बी हो गया, ये ए हो गया। निम्नलिखित घटनाओं को ए या बी में लिखोगे तो मतलब यूनियन आएगा, योग आएगा दोनों का। दोनों को लिखोगे तो जो इसमें का सम्मिलित है वो आ जाएगा। यूपीएससी इस टाइप क्वेश्चन नहीं पूछते, छोड़ो। अगर वो पूछेगी जो देखते हैं क्वेश्चन, ये अपन कर चुके हैं, 3 बार उछालोगे तो बस ये थोड़ा बहुत याद रखना क्या क्या आ सकता है। 2 बार पासा उछालोगे तो मैंने बोला था 36 आते हैं, थोड़ा बहुत इतना सिंपल सा आइडिया जो उधर आइडिया था, तो ये छोड़ो, ये अपन सब कुछ इस टाइप का प्रैक्टिस की। अब ये आगे का मुझे नहीं लग रहा इसमें कुछ काम का है, छोड़ो। तो 10th लेवल का पढ़े है ना वो ठीक है, मतलब उतना ही आना चाहिए, उससे ज़्यादा लेवल का पूछेगा नहीं। ये सब कर चुके अपन, बस वो पत्तों का आइडिया याद रखना, वो मेरे नोट्स में है, आपको मिल जाएंगे उसमें। बस ये थोड़ा ये क्वेश्चन देखो, क्योंकि एक थैले में 9 डिस्क है, ठीक है, जिसमें 4 लाल रंग की है, 3 नीले रंग की है, 2 पीले रंग की, ठीक है। कोई नहीं, डिस्क आकार में माप में समरूप है। थैले में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए, निकाली गई डिस्क लाल रंग की होगी तो लाल रंग कितना? 4, टोटल कितनी है? 4/9 हो गया। पीले रंग की कितनी है? 2/9 हो गया। नीले रंग की है, नीले रंग की 3/9 आ गया, प्रायिकता खत्म बात। देखो प्रायिकता और ईजी है नीले रंग की नहीं है, अब नीले रंग की नहीं तो सबाई सी बात है कि जो टोटल 9 है, अब नीले रंग की कैंसिल कर दो, नीले रंग की नहीं आएगी तो कौन सी आएगी? फिर इन 6 में से आएगी, तो 6/9। लाल रंग की है या नीले रंग की है? लाल रंग की या हो सकती है नीले रंग की हो, तो लाल और 3 कितना होगा? 7/9 आंसर। सारा आंसर देखो फट से, एक ज़्यादा टाइम लगा भी नहीं ठीक है। देखो 4/9, ये सब 2/9, फिर क्या निकाले अपन? इसको करोगे कैंसिल आउट करोगे तो 1/3 आ जाएगा, नहीं सही 2/3। ये किसका है? तीसरे का आंसर था ना, नीले रंग की है, तो 3 सही करोगे तो वो आ जाएगा 2/9। सॉरी इसका आएगा ना 3 सही, 9 गलत लिख दिया था कि 3, हाँ 3/9 आएगा तो 1/3 ही आएगा, ठीक है, सही है ये भी। फिर उसके बाद में क्या बोला है कि
नीले रंग की नहीं है। नहीं है तो उसका प्रोबेबिलिटी चाहो तो ऐसे भी निकाल दो, पर मैंने उस तरीके से निकाला तो वो भी सही है, 2/3 आएगा। तो नीले रंग का निकाला था मैंने शायद ये वाला। नीले रंग की नहीं होगी तो मतलब ये क्या आएगा, 6/9 आएगा ना। एक तो ये तरीका है, नहीं तो जो 1/3 आया ना इसको माइनस कर दो तो वही आ जाएगा 2/3। तो मैंने सिखाया भी था उस दिन, ठीक है। तो वही सब सेम चीज़ें हैं। अब देखो, 2 विद्यार्थी अनिल और आसिमा एक परीक्षा में प्रविष्ट हुए। अनिल की परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता इतनी है और आसिमा परीक्षा में उत्तीर्ण होने की इतनी है। दोनों के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता इतनी है। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अनिल और आसिमा दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाएगी, तो जो होने की प्रोबेबिलिटी है उन दोनों को जोड़ दो। तो दोनों की देखो, दोनों की उत्तीर्ण होने की इतनी है तो नहीं होने की कितनी होगी, 0 पॉइंट। अब देखो स्वाभाविक सी बात है, दोनों को जोड़ोगे और उसमें से घटा दो, तो घटाओगे तो ये आ जाएगा 0.87 आएगा। रुको 1 मिनट। तो ये अच्छा उस तरीके से किया है। देखो एक यूनियन वाला लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट ऐसे पहले ऐसे यूपीएससी ने पूछा नहीं है। देखो ये आता है दोनों का पास होने का, तो दोनों का पास होने का अपन निकालेंगे तो 0.13 आएगा। तो पास नहीं होने का फिर एक में से घटा देंगे, 1 माइनस 0.13 करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.87। बात तो वही है। दोनों कम से कम एक उत्तीर्ण नहीं होगा तो 0.98 आएगा, क्योंकि 0 पर दोनों के पास होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है। तो दोनों के पास होने की नई प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1 माइनस 0.02। तो बात वही है। ऐसी पेशेंट इस टाइप क्वेश्चन नहीं पूछे, छोड़ो। ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछे हैं। अब देखो इसमें प्रोमेटेशन कॉम्बिनेशन भी लग रहा है और आपका प्रोबेबिलिटी भी लग रहा है, दोनों चैप्टर लग रहा है। 2 पुरुषों 2 स्त्रियों के समूह में से 2 व्यक्तियों की समिति गठन प्रायिकता क्या है। अब देखो 2 पुरुषों 2 स्त्रियों के समूह में से 2 व्यक्तियों की, तो स्वाभाविक सी बात है 4 लोग, अपने को 4 लोगों में से चुनना है। परंतु याद रखो, देखो ध्यान से समझना, 4 में से अपने को 2 चुनना है, परंतु हो सकता है कि वो दोनों पुरुष भी हो, ठीक है। पर कंडीशन दिया कोई पुरुष ना हो, तो स्वाभाविक सी बात है दोनों स्त्रियों में से चुनना है, तो 2C2, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1/6। अब ये चीज़ याद रखना, प्रोबेबिलिटी में बस यही रहेगा, ठीक है। और आगे क्या बोला, एक पुरुष हो, तो स्वाभाविक बात है एक पुरुष होगा तो एक महिला भी होगी, 2C1 इंटू 2C1 अपन 4C2, तो ये वाला आएगा देखो, तो 2/3 आ जाएगा। फिर आगे क्या बोला, दोनों ही पुरुष हो, तो वही सेम चीज़ 2C2 अपन 4C2, 1/6 है। क्वेश्चन वही, पर याद रखना कि बस इन दोनों का आइडिया होना चाहिए और कुछ बड़ी बात नहीं है। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, देखो अगर आपको ये चैप्टर करना है क्वेश्चन, क्योंकि ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, इतना कुछ ही नहीं है। देखो ये कोई करने की ज़रूरत नहीं है, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, एक बार जरूर देख लेना, ये कर लेना, ईजी है, बहुत ईजी है। ये करना, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो जाएगा, बस ईजी है। ये क्वेश्चन ईजी है, परंतु देखो ये भी ईजी है, कर लेना। ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है। ये थोड़ा बहुत टफ हो जाएगा, पर कर लेना एक बार। ये देखो 3 बार सिक्के को उछाला जाता है तो याद करो 8 आएंगे। 8 आने में क्या क्या आता है वो मैंने बताया भी था, कि ऐसे उधर दिया भी एग्जाम्पल में जाके देखना। तो ये तो कोई मतलब नहीं है, प्रायिकता है तो ये नहीं होने की प्रायिकता, ये 1 माइनस 2/11 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक। ये थोड़ा करना, ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर उसको थोड़ा टफ क्वेश्चन बनाना रहा, और ये थोड़ा कर लेना, ये कोई ज़रूरत नहीं है करने की, ये सब कोई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर ये करना और ये करना, ये अच्छे क्वेश्चन है, कर लेना। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट वही है, थोड़ा अच्छे से करना। अब ये क्वेश्चन भी करना और ये करना। अब देखो इनमें एग्जांपल बता देता हूँ, जो थोड़ा बहुत देख लेना। तो ये एग्जांपल थोड़ा कर लेना, ये थोड़ा कर लेना, इजी है। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, जब ताश की 52 पत्तों गड्डी में 7 पत्तों का समूह बनाया जाता है तो इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सारे बादशाह शामिल हो, बादशाह कितने होते हैं, 4। तो देखो ध्यान समझो, 52 में से अपने को कितने चुनने हैं, सारे के सारे बादशाह हो तो मतलब अपन 7 पत्ते चुनने हैं, परंतु 52 7 कितना हो जाएगा C। परंतु अपने 4, देखो 4 के 4 बादशाह चुनने हैं, फिर उसके बाद में 48 पत्ते बचेंगे, उनमें से 3 चुनने हैं, बस होगी प्रोबेबिलिटी। फिर 3 तथ्य थे, 3 बादशाह हो, मतलब 3 तो बादशाह होने चाहिए, तो 4C3 इंटू, अब देखो ध्यान समझना, 48 में अपने को कितना चुनना है, 4, और कितना इधर 52C7, वही सेम चीज़।
इजी है, मैं फिर बता रहा हूँ करना, पर ये दोनों जुड़ जाएगा, बस ये चीज़ याद रखना। अगले वाले सवाल में न्यूनतम 3 बादशाह हो तो न्यूनतम 3 है तो 3 वाला लेंगे और 4 वाला भी लेंगे, दोनों जुड़ जाएंगे। ये मत करना, ये कोई ज़रूरत नहीं है, ये करना, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये करना। देखो ये इस टाइप क्वेश्चन भी पेशेंट पूछा है, बहुत ईजी है, मैं फिर बता रहा हूँ, करोगे बहुत ईजी है। देखो 10 लाल 20 नीले 30 हरी गोलियाँ, जिन 5 गोले यादृच्छिक निकाले, प्रायिकता क्या? सभी गोले नीली हो, नीली होने की प्रायिकता क्या होगी? अब देखो 10 20 30 कितना होगा? 50 60 60 में से कितनी गोलियाँ चुननी है? 5, ठीक है। सभी नीली गोलियाँ हो, नीली गोलियाँ कितनी चाहिए? सभी नीली नीली चाहिए, नीली है 20, तो 20 में से कितना चुनना अपने को? 5 हो गया आंसर पहले का। कम से कम एक गोली हरी हो, कम से कम एक गोली हरी हो, तो इसमें याद रखना एक भी आएगा, हरी होगी 3C1 भी आएगा, फिर अपने को अलग अलग निकालना पड़ेगा, ये चीज़ याद रखना। फिर आप देखो 30 में से निकाले, फिर ये जो बची है कितना? 30 इंटू 30 में से अब कितनी चुननी है? 4, ठीक है। फिर उसके बाद 60/C5 आएगा, फिर अगला निकलना को प्लस, जब 30C2 हो ऐसे करके निकालनी पड़ेगी। थोड़ा लंबा बनेगा पर तो बन जाएगा। ये क्वेश्चन कर लेना, ये कर लेना, ये कोई ज़रूरत नहीं है करने की, ये भी कोई करने की ज़रूरत नहीं है, ये करना। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये देखो ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था इस टाइप का, इस टाइप का यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, ईजी है, पर देखो खुद से करोगे तब ज़्यादा सीखोगे। अब जो मैंने ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ाया था तुम्हें प्रोबेबिलिटी, वही है, ये अलग से कुछ भी नहीं है, पर तो हाँ ये ज़रूर करना। तो देखो इस एनसीईआरटी में जो आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं वो मैं बता देता हूँ, जो तो मस्ट पढ़ के ही जाना है। और मैं फिर बता रहा हूँ, करना इन क्वेश्चनों को बार बार करके जाना। ये जो एनसीईआरटी चैप्टर जो मैंने इंपॉर्टेंट करवाए हैं वो 3 बार जरूर करके जाना पेपर में, पीटी निकल जाएगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। देखो ये समुच्चय कुछ नहीं करना, संबंध फलन त्रिकोणीय फलन ये कोई नहीं करना, संपेश संख्या रेखीय, एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन करना है, अनुक्रम श्रेणी करना है, और आपका 14 जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी करना, बस ये 3 ही चैप्टर करना है 11th क्लास में, ठीक है। और उसके बाद में आते हैं 12th क्लास में, कुछ भी नहीं है, एक बार फटाफट देख लेते हैं, बस है कुछ भी नहीं, परंतु तो उसमें से एक भी चैप्टर नहीं करना, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो गणित के इसमें 2 पार्ट है, तो 2 पार्ट में से कौन सी करना है कौन सा नहीं करना मैं बता देता हूँ। कोई भी ऐसे तो एक आध भी चैप्टर भी नहीं है इसमें करने का, फिर भी एक बार देख लेते हैं ऊपर से बस। पर मैं फिर बता रहा हूँ, ये 11th क्लास के तीनों चैप्टर, चलो गुणोत्तर श्रेणी वाला छोड़ भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी कर लेना थोड़ा बहुत हल्का फुल्का। परंतु ये चीज़ याद रखना कि ये प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जरूर करके जाना। देखो संबंध फलन कोई काम का नहीं, प्रत्यय विलोम त्रिकोणीय ये भी, आयव्यू सारणिक सांतत्य अवलंबित अवलगत के अनुप्रयोग कोई काम का नहीं है, एक भी नहीं काम का। 12th का पार्ट 1 में कोई भी काम का नहीं है। अब देखते हैं अपन पार्ट 2 में कोई काम का है या नहीं है। अरे बहुत हायर मैथ है ये, तो ऐसे कोई काम का नहीं, बस इसमें थोड़ा प्रोबेबिलिटी वाला रहेगा, मैं अभी दिखा भी दूंगा, वो कोई काम का है नहीं। बाय द वे मैंने देखा था वो चैप्टर आ जाके। संबंध फलन कोई काम का नहीं, पार्ट 1 का है, पार्ट 2 देखना अपने को। तो देखो पार्ट 2 में समाकलन कोई काम का नहीं, समाकलन अनुप्रयोग ये भी कोई काम का नहीं, अवकल समीकरण ये भी, सदिश बीजगणित ये कोई काम का नहीं, त्रिविमीय ज्यामिति, रेखीय प्रोग्रामन प्रायिकता। अब देखो 13 अध्याय में बता देता हूँ, परंतु इसका अलग है, ये थोड़ा बहुत हायर है, फिर भी एक बार मैं खोल के बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ आप लोगों को लगेगा कि नहीं सर प्रोबेबिलिटी है, मैंने देखा था। ये क्या खुल गया? उत्तरमाला खुल गई क्या डायरेक्ट? चक्कर क्या हो रहा है? रेखीय प्रोग्राम चैप्टर का उल्टा सुल्टा तो नहीं कर दिया इन्होंने, आंसर की जगह वो कर दिया। ये यही खुल रहा है क्या? रुको गलती हो रही है मतलब खोलने में। ये आपने क्वेश्चन एक्सरसाइज वाला खोल दिया लगता है। नहीं हो गया देखो ये रहा। अब ये प्रोबेबिलिटी देखोगे ना, तो ये जो अपन पढ़े हैं उससे बहुत अलग है, तो ये नहीं आएगी, मैं पहले बता रहा हूँ। 11th लेवल तक का फिर भी काम का है, तो ये चीज़ याद रख लेना,
फिर भी अगर करना चाहते हो तो एक बार देख लेना, पर ये थोड़ा बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, इतना ज़रूरी है नहीं। जहाँ तक मुझे आइडिया है कन्फर्म है कि इतना लेवल का नहीं पूछेगा, इसमें थोड़ा थोड़ा ना नियम लगने लग जाते हैं, तो वो अपने लेवल का सेल ही है, तो ये इतना ज़रूरत है ही नहीं। फिर भी चैप्टर को मैं भेज देता हूँ एक बार, ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी, कोई क्वेश्चन लगा तो बता देना मेरे को, मैं इसको इम्पोर्टेंट चैप्टर लिस्ट में भेज देता हूँ फिर भी, पर मुझे जहाँ तक पता कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस चैप्टर को करने की, ठीक है। तो मैं 11th वाले चैप्टर भी भेज देता हूँ जो करने ही हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। तो देखो मैथ कंप्लीट हो गया अपना, ठीक है। अब जो है मेरे जो नोट्स है वो पढ़ाऊँगा मैं, तो इसका देखो कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट था। ये जो छठा इंपॉर्टेंट था वो मैं भेज देता हूँ, ये तो करके ही जाना, और उधर 10 तक करना ही है अच्छे तरीके से। एक 8वां चैप्टर था इसका, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक बार देख लेना बस, हल्का फुल्का देख के रिवीजन कर लोगे तो फ़ायदा हो जाएगा बस, ठीक है। कहाँ गया, और एक आखिरी चैप्टर है इसका प्रोबेबिलिटी वाला, ज़रूर लगा लेना ये चैप्टर। ये देखो 4 ही चैप्टर है 11th 12th में, तो कोई 4 में से भी मान के चलो 2 इम्पोर्टेंट ज़्यादा है बस, ठीक है। और उधर 6 to 10 तक जो मैंने पढ़ाया है अच्छे से कर लेना। तो देखो ये अपना मैथ कंप्लीट हो गया। मंडे से जो मैं करवाऊँगा, मंडे से अपन करेंगे, देखो ध्यान से देखना, सबसे पहले नंबर सिस्टम से शुरू करेंगे। अब तुम लोगों को पता लगेगा तुमने एनसीईआरटी में कितना पढ़ा, तो एक बार रिवीजन कर लेना जाकर, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में मैं अपने नोट्स पढ़ाऊँगा अच्छे तरीके से, ठीक है। जब वो नोट्स पढ़ाऊँगा तो उसके बाद में जो दृष्टि वाली जो बुक है उसके आप लोगों को लगाने पड़ेंगे क्वेश्चन, ठीक है। सोल्व नहीं होंगे तो मैं उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा, सॉल्यूशन वाली बुक उसका पीडीएफ बना के वहाँ से देख लेना, मैंने अच्छे से किया है एक्सप्लेनेशन। फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो पूछ लेना, ठीक है। परंतु मेरे मानना है कि कोई ज़रूरत आएगी नहीं, क्योंकि जब मैं इस नोट्स को अच्छे से पढ़ा दूंगा तो इन्हीं नोट्स के बिहाफ में है वो क्वेश्चन। अपन याद रखना कि साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ते रहना, इसमें भी इंपॉर्टेंट चैप्टर ही रिवाइज करेंगे अपन, उतना ज़्यादा टाइम लगने वाला है नहीं। ये मान के चलो कि मिड मार्च तक ही कंप्लीट हो जाएगा मेरे नोट्स। फिर अपन आएंगे पीवाईक्यू पे, फिर ओनली प्रैक्टिस प्रैक्टिस ओनली प्रैक्टिस बस, और कुछ भी मैथ में नहीं करना है। फिर मैथ हो जाएगा, फिर उसके बाद में पैसेज वाली मेरी क्लासेस देखो उनको, फिर मैं वहाँ से शुरू करेंगे। फिर सबसे पहले पैसेज करेंगे 15 मार्च से समथिंग, ये हो जाएगा कंप्लीट। मान लो मार्च में भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं लगेगा मुझे जहाँ तक पता है, इतना टाइम नहीं लगेगा। फिर भी मान लो मार्च में लगा भी, कोई दिक्कत नहीं, तो अप्रैल से फिर पैसेज की क्लासेस शुरू करेंगे। तो पैसेज के लिए 14 क्लास चाहिए मुझे, तो मिड अप्रैल तक ये हो जाएगा। फिर अपना जो है रीजनिंग मैथ की जो सारे क्वेश्चन है 1995 से लेके अच्छे क्वेश्चन करेंगे 2010 तक। उसके बाद में जो अपन करेंगे 2011 से लेके 2024 तक आराम तक, मेरा माना कि पढ़ाऊँगा, ये तो आखिरी तक पढ़ाऊँगा। सीसेट 20 मई तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं पिछले साल की तरह, पर मुझे कराना पड़ेगा अपनी बार मुझे, क्योंकि सीसेट में कोई भी फेल नहीं होना चाहिए इतनी मेहनत करने के बाद, ठीक है। तो ये जो मैंने चैप्टर पढ़ाए हैं 1 to 5 कोई ज़रूरत नहीं, मत पढ़ना, कोई ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, जिनका बेसिक बहुत ज़्यादा ख़राब है तो वो तो मैंने पहले बोला था, वो काम उस टाइम होना चाहिए। 6 to 10 तो पूरा जो मैंने चैप्टर इंपॉर्टेंट बताए हैं वो ज़रूर कर लेना। मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर का पैसे भेजूँगा, क्योंकि मैं भी दोबारा रिवीजन करूँगा तो मैं चैप्टर भेजते रहूँगा। जैसे ये तो मैंने भेजे दिए तो इंपॉर्टेंट है, इसमें से पहले इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो वो मैं लगा दूँगा, ठीक है। वो कर लेना। और ये 4 चैप्टर जो 11 12 के थे, उसके अलावा जो मेरे नोट्स है बस वो, और ओनली पीवाईक्यू, दृष्टि वाली बुक कोई ज़रूरत नहीं है। परंतु हाँ, प्रैक्टिस के लिए एक बार कर सकते हो, बस प्रैक्टिस के लिए, और रिवीजन इन्हीं का करना है। पीवाईक्यू मेरे नोट्स हो गए, 6 to 10 वाले चैप्टर, ये 4 चैप्टर बस सीसेट निकल जाएगा। और मेरे पैसेज वाली क्लासेज उनको बार बार देखो। किसी को कुछ पूछना है सीसेट में तो पूछो, सीसेट को लेके किसी को डाउट हो अभी भी डाउट वाली कोई है ही नहीं बचा यहाँ। छोटी तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है बताइए, अभी भी तुम्हें दिक्कत आती है? नहीं, वो मैं कर रही हूँ, बेसिक से मैंने करना शुरू कर दिया। और जो क्वेश्चन वाली बुकलेट नहीं है उसमें एक्सरसाइज वाली, वो भी पूरे सॉल्व करने लगे। ठीक है, अच्छी बात है। एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से करो, और उधर पैसेज की मेरी क्लासेस देखो, और पीवाईक्यू वाली क्लासेस हाँ,
कल लगाना है पेपर, लगा के मतलब लगाने के बाद वीडियो देखे कि वीडियो लगा के नो फिर नो लगाए? नो नो, पहले लगाओ फिर उसके बाद वीडियो देखो, तब ठीक है, फायदा कल है, से शुरू करना है पेपर। तब और फायदा बाकी है। मैथ हो जाएगी भैया, मतलब एग्जाम तक ठीक हो जाएगी, मैथ सॉल्व करने लायक हो जाएगा। देखो मैं जो इम्पोर्टेंट चैप्टर बताया हूँ ना 6-2, ये जरूर देख, हाँ। ये जरूर कर लेना। उसके बाद में पैसेज वाली क्लासेज कर लो, ठीक है। फिर मैं जो मैं नोट्स अच्छे अच्छे से पढ़ाऊँगा वो अच्छे से कर लेना, और PY की क्लासेज निकल जाएगा आराम से, 50 क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है। ठीक है, बस वही थोड़ा प्रैक्टिस, टाइम मैनेजमेंट, ये चीज़ें वो आप लोगों के हाथ में है। मेरा काम है कॉन्सेप्ट सिखाना, और उसके लिए भी नहीं, टेस्ट मुझे लूँगा। संडे की संडे टेस्ट होंगे, हाँ। जैसे आपकी 28 तारीख को, फिर उसके बाद में तुम्हारे संडे, हर संडे टेस्ट होगा, जब तक एग्जाम है तब तक टेस्ट होंगे, और उसे ठीक है। आइडिया लगता रहेगा तुम लोगों पर, वही टेस्ट देते रहना। चलो ठीक है, मंडे से अपन देखो इकोनॉमी को मैं कंप्लीट कर दूंगा। मेरा इकोनॉमी का ये है कि मानना है कि 28 फरवरी से पहले पहले मैं कंप्लीट कर दूँ, हो जाएगा। अब ऐसे कोई ज़्यादा चैप्टर बचे भी नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी का 12th का एक ही इंपॉर्टेंट है, एक नहीं है, पर फिर भी थोड़ा बहुत उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अपन उसमें हल्का हल्का देखना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, वहाँ से 3-4 क्वेश्चन आते भी हैं, ठीक है। तो इकोनॉमी कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में देखो हिस्ट्री पॉलिटी बचे, तो वो मैं कभी कभी जैसे बीच में फ्री रहा तो मैं पढ़ा दूंगा। ऐसे मैंने पिछले साल ही पढ़ाए थे, पर तो थोड़ा क्या पुरानी NCERT लेके पढ़ाऊंगा वो, ठीक है। तो हिस्ट्री को ऐसे मैं करवा दूंगा, हिस्ट्री में ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं। पर इंपॉर्टेंट चैप्टर 12th के इंपॉर्टेंट चैप्टर भेजूंगा, उसमें हर चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं 6, 7, 8 में पढ़ा दूंगा। 9, 10 का मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर एक भेज ही दिया, 9, 10 में 1-2 चैप्टर वो मैं भेज दूंगा, ठीक है। तो ऐसे करके अपना हिस्ट्री पर हो जाएगा। पॉलिटी का भी ऐसा रहेगा कि मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर 6 to 8 तो इंपॉर्टेंट चैप्टर भेज ही चुका हूँ। लगा जहाँ पे जैसे थोड़ा 11th इंपॉर्टेंट है वो मैं पढ़ा दूंगा, थोड़ा बहुत एक चैप्टर है उसमें, एक NCERT इंपॉर्टेंट है जो थोड़ा पढ़ा दूंगा। तो ऐसे रहेगा। तो देखो सब कुछ लगभग NCERT हो जाएगी, और मैंने साइंस के उनके चैप्टर भेज ही चुका हूँ। तो उनको मैं ऐसा रहेगा, जब फ्री रहूँगा, जब मुझे भी रिविजन करना रहेगा, तो उनके वीडियो में डाल दूंगा रिकॉर्ड करके, तो वो देख लेना। उसमें मैं बता दूंगा भाई ये थोड़ा काम का है बस, ठीक है। तो ये लगभग अपना NCERT निचोड़ हो जाएगा। उसके बाद में जब आप लोग PYQ साथ के साथ करते रहोगे, तो मैं बता भी दूंगा कि देखो ये क्वेश्चन वहाँ से आया, वो NCERT चैप्टर अच्छे से कर लेना। तो उससे ये फ़ायदा रहेगा कि आपके पकड़ में रहेगा, ग्रिप्स की। मेरा माना देखो 50 क्वेश्चन अपने NCERT से आएंगे, मैं पहले बता रहा हूँ। NCERT या अपना जो स्टैंडर्ड बुक है, तो वो 50 क्वेश्चनों में से आप लोगों को कैसे भी 40 क्वेश्चन सही करने हैं, इतनी तैयारी रखनी है उन 50 क्वेश्चनों पे। इसलिए करंट अफेयर नहीं भी पढ़ोगे चल जाएगा। फिर जो 50 क्वेश्चन रहेंगे उसमें से मान लो कि मैं कुछ करंट अफेयर बता दूंगा, 15-20 क्वेश्चन करंट अफेयर के टॉपिक बता दूंगा, वहाँ से मान लो 5 क्वेश्चन में मिल गया, अपना काम हो गया, ठीक है। उसके बाद में रहेंगे फिर ट्रिक है ही अपनी, क्या दिक्कत है। अगर मान लो उधर मान लो कि लगभग कैसे मान लो कि 50 क्वेश्चन तो मान लो कि स्टैटिक वाले 50 के ज़्यादा ही आते हैं, पर मान लो 40 क्वेश्चन अपने इधर सही कर लिए, 4-5 क्वेश्चन मान लो मैंने करंट अफेयर बता दिए, 45 क्वेश्चन सही हो गए अपने। अब मान लो 40 क्वेश्चन बचे हैं अपने, 40 में ट्रिक लगभग 20 भी सही हो गए तो 65 क्वेश्चन सही होंगे। 65 का मतलब है आपको ऑटोमेटिक 100 पार नंबर गए, कट ऑफ निकलेगा आराम से। और इतने क्वेश्चन तो 20 तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ एक, और वो लगता है अच्छा खासा साइंस टेक की जो ट्रिक है, तो लगती है उसको कोई दिक्कत नहीं, बस वही सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको बार बार वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो ठीक है, मंडे को मिलते हैं फिर। और हो सकता है मैं कंप्लीट कल अगर फ्री रहा तो कल भी करवा दूँ इकोनॉमिक NCERT। वो करवाना है, वो जल्दी जितना जल्दी होगा उतना ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि PY के प्रोग्राम से पहले आपके पास देखो ज्योग्राफी का नॉलेज रहेगा, ठीक है, और आपके पास इकोनॉमी नॉलेज रहेगा, तो अच्छी खासी पकड़ रहेगी। पॉलिटी का भी इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दूंगा, वो एक आध क्लास लूँगा उसका मैं बता दूंगा। वो लक्ष्मीकांत से वही पढ़ने, और NCERT जो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर भेजूँगा वो पढ़ने, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया है मैथ्स। कल से अपन अपने नोट्स पढ़ेंगे, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आप लोगों के। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, सो जाओ सब जाके। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे अमित? सर मैथ में थोड़ी ये दिक्कत है ना कि सर 5, 6, 7 क्वेश्चन तो ऐसे बन जाता है जो एकदम इजी टाइप के रहते हैं, वो बन जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा भी वो रहा ना, तो PYQ के क्वेश्चन मैंने पहले भी किए हैं सर, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उठा के फेंक दो बहुत PY दिक्कत है। क्वेश्चन। क्या NCERT जो चैप्टर पढ़ाए उनको अच्छे से करो, तुम जो बोलते हो तो वो तो करते हो नहीं हो। पहले NCERT चैप्टर जाके अच्छे से पढ़ो, मैंने इसीलिए पहले NCERT पढ़ाया है। जब तक फाउंडेशन आपको मजबूत नहीं होगा तो CSET दिक्कत करेगा, मैं पहले बता रहा हूँ। मेन है कॉन्सेप्ट सीखना। हाँ वो ज़रूरी है, और वो NCERT पढ़ो तभी सीखोगे। NCERT क्लास में तो तुम हमेशा गायब रहते हो। तो बात वो है, पहले जो मैंने NCERT जितने चैप्टर पढ़ने को बोला है वो जाके ज़रूर पढ़ो, उनके एक एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से लगाओ। उसके बाद में फिर PYQ की तरफ मूव ऑन करो, फिर देखो क्यों नहीं बनेंगे क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन तो मैंने करवाए हैं, देखो भाई NCERT से पढ़ने के बाद ये चैप्टर वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।